तो अब हमने पढ़ी है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस। तो ध्यान रखना इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। केमिकल इक्वेशन कई तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की केमिकल इक्वेशन होती हैं। तो तुम्हें अगला हेडिंग यही डालना है, तुम डाल सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, सबसे पहली और सबसे आसान केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। देखो अब तुम्हारे इस नाम में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन बोलो या केमिकल रिएक्शन बोलो एक ही बात है भाई। रिएक्शन भी तो वही होती है। इक्वेशन का मतलब हमने सिंबल के अकॉर्डिंग लिख दिया, रिएक्शन मतलब उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग लिखा। तो नाम के अकॉर्डिंग लिखना या सिंबल के अकॉर्डिंग लिखना, रिएक्शन तो वही रहेगी या बदल जाएगी? वाटर तो वाटर ही होगा, चाहे H2O लिखो चाहे वाटर लिखो, ठीक है। तो सबसे पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तक कई बार पूछी जा चुकी है पेपर में। 2000, 2002, 2006 और 2012, 2013, 14 अब तक दिल्ली में कई बार पूछी जा चुकी है SA1 के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन एक वर्ड से स्टार्ट होता है, कंबाइन करना, कंबाइंड। कंबाइंड मतलब इकट्ठा कर देना, मिला देना। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी मैथ्स की और साइंस की क्लास एक साथ लूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मैथ्स का बैच और साइंस का बैच क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। मैथ्स का और साइंस का बैच क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसी को तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, एक से ज्यादा नहीं। देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब एक कंपाउंड बन गया ए बी। पहले ए और बी दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस थे और अब दोनों ने मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया, दैट इज कॉल्ड ए बी। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये बात जरूरी नहीं है कि दो ही होंगे सब्सटेंस, हो सकता है बहुत सारे हों, ए बी सी डी। ध्यान रखना ये कोई सब्सटेंस नहीं होते हैं ए बी सी डी वगैरह। ये तो मैं तुम्हें एग्जाम रफली आइडिया बता रहा हूं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ए बी सी डी वगैरह कोई सब्सटेंस नहीं है, मैंने आइडिया बता दिया कि ऐसा होता है कि अलग अलग तरह के कंपोनेंट मिलकर एक सिंगल कंपोनेंट बनाते हैं, जो एक फैमिलियर इक्वेशन है, बचपन से तुमने सुना होगा और मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से लेकर अब तक कई बार लिखवा दी भी होगी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाती है? CO2। बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन है या नहीं? देखो कार्बन एक अलग सब्सटेंस था, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस था, दोनों ने मिलकर क्या प्रोड्यूस कर दी? CO2। यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस थे और यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस रह गया, इसलिए हम कहते हैं इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बना दिया गया? वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंबाइंड करके। कंबाइंड कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को कॉम्बिनेट करके हमने क्या तैयार करी है? CO2। क्या प्रोड्यूस हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। देखो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तब वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो those reaction in which a single substance is produced, in which a single substance is produced, एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, a single substance is produced। और किन से प्रोड्यूस होता है? या तो दो सब्सटेंस से मिलकर बनेगा या दो से ज्यादा से
जरूरी थोड़ी है ना दो मिलकर एक ही बनाएंगे, हो सकता है 5 सब्सटेंस मिलकर एक को बना रहे हो, ठीक है। Those reaction in which a single substance is produced, those reaction in which a single substance is produced by a sorry by two or more substances, by two or more substances, टू यहां पर TWO वाला है, by two or more substances मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस। by two or more substances is known as combination reaction, is known as combination reaction। by two or more substances, by two or more substances is known as combination reaction, is known as combination reaction। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये रिएक्शन कॉपी कर लो और एक इससे भी ज्यादा फैमिलियर जो अब तक तुम्हें याद हो जानी चाहिए, H2O2 और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, ये तुम्हें मालूम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, तो ध्यान रखना बैलेंस करना मत भूले करो। जब भी किसी भी रिएक्शन का तुम एग्जाम्पल चाहे टेस्ट में दो चाहे पेपर में दो, हमेशा वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। तो अब तो मैं बैलेंस करनी आ गई है इसलिए मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया। तुम्हें मालूम है ये 2 कैसे लगा है, जबकि ये इक्वेशन मैंने पहले भी बैलेंस करके तुम्हें बता दी है। तो उम्मीद है कि तुम्हें पूछने की जरूरत ना पड़े। एक और लिख लो कॉम्बिनेशन की, H2 प्लस Cl2। तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके आगे भी 2 लगा दिया और तुम्हें मालूम है मैंने 2 क्यों लगाया होगा। तो ध्यान रखे करो, मेरे लगाने से पहले खुद बैलेंस करके देखे करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम्हें टेस्ट में तो तुम्हें खुद ही बैलेंस करनी पड़ेगी। रटोगे तो गड़बड़ हो सकती है, रटने से काम नहीं चलेगा, बैलेंस करनी ही है तुम्हें। तो देखो जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहता है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखना ये है कि एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो देखो मैं तुम्हें शुरुआत करवाऊंगा इसी एक शब्द से जिसका नाम है एक्सोथर्मिक। यहां पर एक्सो का मतलब है एग्जिट, एक्सो का मतलब है एग्जिट करना और एग्जिट का मतलब तुम्हें मालूम होगा, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना और एंट्री का मतलब होता है अंदर आना, एंट्री का मतलब अंदर आना और एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। फिलहाल यहाँ पर एक्सो का क्या मतलब है, एग्जिट करना मतलब बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब यहाँ पर है थर्मल, और थर्मल का मतलब है यहाँ पर एनर्जी। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है ऐसी रिएक्शन जिनमें से क्या निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हो, इसके ही अपोजिट एक शब्द और होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ये बिल्कुल इसका उल्टा है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब होता है एंट्री करना। इसका मतलब ये हुआ ऐसी रिएक्शन, थर्मिक का मतलब यहां पर भी वही है थर्मल, कहने का मतलब ये ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी घुसती है अंदर, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक में एनर्जी एंटर करती है।
सब्सटेंस के अंदर एंटर करती है। ठीक है, फर्क इतना है, ये कहां से स्टार्ट होती है, कॉम्बिनेशन से, वो किसी और के अंदर आती है। अभी मैं बताऊंगा वो कौन सी टाइप के अंदर आती है। फिलहाल ध्यान रखना, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, मैंने बताया हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है अगर उसके अंदर से क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल लिखवाता हूं। तुम्हें एक शब्द हमेशा ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और O का मतलब है यहां पर है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको आम भाषा में कहते हैं चूना पत्थर। तुमने देखा होगा, अब तो खैर डिस्टेंबर चल गए, प्लास्टिक पेंट चल गए, लोग घरों में क्या करवाते हैं, प्लास्टिक पेंट करवाते हैं, डिस्टेंबर करवाते हैं, वार्निश करवाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सफेदी होती थी चूना पत्थर की, ठीक है, व्हाइट कलर की होती थी और उसके अंदर चूना पत्थर मिला हुआ होता था, जैसे पीओपी का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह। ठीक है, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड की एक खासियत होती है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब पानी मिलाया जाता है ना, अगर तुम्हारे घर में भी इस तरह की सफेदी होती जैसे कि पहले करवाई जाती थी तो तुम्हें पहले से पता होता, खैर कोई नहीं, मैं बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर होता है और चूना पत्थर का क्या होता है, पाउडर होता है। जब इस पाउडर को पानी में मिलाया जाता है, मान लो इतना बड़ा तुम्हारे पास कंटेनर था और उस कंटेनर में तुमने चूने का पाउडर डाला और फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, सफेदी लगानी थी ना, सफेदी करने के लिए तुमने घोल तैयार करा। और ध्यान से देखना, जब तुम उसके अंदर पानी मिलाओगे, घोल तैयार करोगे, तो कंटेनर को बाहर से ऐसे छू कर देखो तो तुम्हें महसूस होएगा कि कंटेनर धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म। मतलब जब तुमने चूने के पानी को टच करा तो टच करने पर तुमने क्या महसूस करी, हीट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है तो पानी मिलाने पर जो रिएक्शन होती है CaO में, जब H2O मिलाया जाता है, मिलाने पर जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है, हीट। क्या रिलीज होती है, हीट। और अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें क्या रिलीज होती है, हीट। हर रिएक्शन जिसमें भी क्या रिलीज होगी, हीट, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हमेशा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Those reactions in which heat is released, देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, those reaction in which heat is released are known as exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या रिलीज होती है, हीट। मतलब किसी भी फॉर्म में रिलीज होए, हीट रिलीज होनी चाहिए, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेंशन मत लो, अभी मैं ये प्रॉपर लिखवा दूंगा सारा कुछ जितना भी समझा रहा हूं। एक एग्जांपल और देता हूं, तुमने 9th क्लास में शायद इस बात को सुना होगा और तुम्हें पहले से भी पता होना चाहिए, अक्सर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको मालूम होती है। अगर 10th क्लास के साइंस के स्टूडेंट की बात करूं तो कम से कम उन्हें इतनी बात मालूम होनी चाहिए कि हम लोग ऑक्सीजन को तो लेते हैं और बाहर क्या रिलीज करते हैं, CO2। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। हालांकि जब मैं चैप्टर 6 पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस, तब मैं इस प्रोसेस के बारे में प्रॉपर पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे इतनी बात तो बतानी पड़ेगी क्योंकि चैप्टर 1 में थोड़ा सा समझाना जरूरी है। जब कोई सा भी एनिमल ऑक्सीजन लेता है और बाहर क्या रिलीज करता है, CO2, तो उसका ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन सेल के कौन से वाले पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तुमने 9th क्लास में एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा होगा जिसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल के कौन से पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता तो जरूर है,
वो बहुत आसानी से ऑक्सीजन की हेल्प से क्या रिलीज करता है, CO2। और वो CO2 लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। बताओ, CO2 को ही हम अपने अंदर थोड़ी रखते हैं, CO2 तो हम बाहर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, वो तो बाहर चली जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना CO2 के साथ साथ एक चीज और रिलीज होती है, एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑक्सीजन से CO2 बनना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और CO2 के साथ साथ और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और मैंने बताया था हर वो रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी। हर वो रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होती है, हीट। हर वो रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होती है, लाइट। हर वो रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हर तरह की रिएक्शन जिसमें किसी भी फॉर्म की एनर्जी रिलीज हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन आता है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक होता है तो कैसे। तो तुम्हें वर्ड ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन मतलब जब हम ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 रिलीज करते हैं और साथ ही साथ क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। एनर्जी तो बॉडी यूज कर लेती है, लेकिन CO2 कहां जाता है, इन्वायरमेंट में, हम बाहर रिलीज कर देते हैं, लेकिन एनर्जी पूरी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को भी क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जब लकड़ी को जलाया जाता है या फिर लकड़ी को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो बताओ हीट निकलती है ना। किसी भी तरह की लकड़ी को जब जलाया जाएगा तो क्या निकलेगी, हीट। और हीट निकल रही है तो वो रिएक्शन भी क्या मानी जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शन है हमारे रोज के जीवन में। अब हम कुछ बातें लिखेंगे, इतनी सारी बातें तो समझाने की थी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात नोट में लिखना। अब कॉम्बिनेशन के बाद तुम्हें एक नोट लिखना है। नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक। उम्मीद है कि तुम्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, हर वो रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी। मतलब क्या निकलती है, एनर्जी। तो लिखो, दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which heat is released, those reactions in which heat is released along with the product, along with the product। बोर्ड पे लिखा हुआ है along with, along with the प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकले, एनर्जी। प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकले, हीट। along with the products are called exothermic reaction, are called exothermic reaction। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख लो। लिखो फॉर एग्जांपल। वैसे तो कई सारे एग्जांपल हैं, लेकिन मेरे पास जो फेमस है, जो अक्सर पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो मैं लिखवा रहा हूं। लिखो फॉर एग्जांपल, स्मॉल ए करके पहला एग्जांपल लिखो। लिखो बर्निंग ऑफ, बर्निंग मतलब जलाना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो वैसे तो नेचुरल गैस कई सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं जिस नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं वो ब्रैकेट में लिख लेना, मीथेन। मैं मीथेन को जलाने वाला हूं। मीथेन को जलाने पर बहुत मात्रा में क्या निकलती है, हीट,
दुनिया भर की हीट निकलती है मीथेन को जलाने से, और अगर इसको जलाने से हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई सी भी रिएक्शन जिसको करने पर क्या रिलीज हो? हीट, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मीथेन का तुम्हें सिंबल मालूम नहीं होगा, इसलिए लिख लो CH4, इसका होता है सिंबल CH4, लिख लेना नीचे। इसका मतलब है यहां पर मीथेन। जब भी कोई नया कंपाउंड आए जरूर उसके नीचे उसका नाम लिखो, CH4 प्लस O2, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो तुम जला ही नहीं सकते, ठीक है। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तभी जलाया जाता है, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं जलने वाली। और एरो बना के लिखना, बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? बनने वाला कंपाउंड होता है CO2, एक कंपाउंड मिलता है H2O, और एक सब्सटेंस जिसके लिए हम काम कर रहे हैं क्या रिलीज होती है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज होती है? हीट। भाई बिना हीट के तो मैं इसको एक्सोथर्मिक में लिखता ही नहीं, तो बिना हीट के तो काम चल ही नहीं सकता। तो देखो, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, मतलब मीथेन को जब बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो तीन कंपोनेंट मिलते हैं हमें। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हवा में उड़ जाती है, भाई गैस है उड़ी जाएगी। एक वाटर मिलता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और हीट मिलती है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। तो देखो, बैलेंस्ड अगर खुद से करो तो ज्यादा सही है, वरना मेरे पास तो इसका बैलेंस्ड आंसर पहले से ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। लेकिन एक बार खुद से जरूर करके देख लिया करो। यहाँ पर 2 आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल दीजिए 2 नंबर में, तो तुम्हें एक्सोथर्मिक का इससे बढ़िया एग्जाम्पल और तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब मैं वही फेमस एग्जाम्पल लिखाऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, चूना पत्थर वाला। ध्यान रखना, चूना पत्थर वाला मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो 3-3, 4-4 बार लगातार पेपर में पूछा गया है। 2008, 2009, 2010 कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। पहली बात तो ये बी पॉइंट लिखो, नोट के अंदर ही चल रहा था ना। ए के अंदर मैंने पहला एग्जांपल लिखवाया था, बी के अंदर दूसरा एग्जांपल लिखवा रहा हूं। तो लिखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने बताया था, ठीक है, चूना पत्थर, चूने का पाउडर वगैरह, जब कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ मिलाया जाता है? पानी के साथ। मतलब जब इस पाउडर को पानी में घोला जाता है तो घोलने पर जो कंटेनर होता है, अगर हम उसे छू कर, मतलब इतना गर्म नहीं होता कि उबल रहा होगा, ये नहीं कह रहा कि मैं उबल जाएगा, कि हाथ डालोगे तो हाथ फूक जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हीट जरूर रिलीज होती है, इतनी नहीं होती कि तुम्हारा हाथ पैर जल जाए, लेकिन हाँ कंटेनर तुम्हारा गर्म हो जाता है। यही काम पीओपी में भी होता है, यही काम पीओपी में भी होता है। पीओपी सुना है ना तुमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको जब पानी में घोला जाता है तो कंटेनर गर्म हो जाता है, क्योंकि क्या रिलीज होती है? हीट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, ये नया सब्सटेंस आया है और सिंबल भी इसका काफी अलग है। ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है, मैं थोड़ा और तरीके से लिख देता हूं। ये ब्रैकेट है और इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, ये पहली बार आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और वो सब्सटेंस तो खैर वाटर है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये रिलीज होता है। और एक चीज और जिसकी वजह से हम एक्सोथर्मिक पढ़ रहे हैं, क्या रिलीज होती है? हीट। बिना हीट के काम नहीं चलता। तो ध्यान रखना, ये तो इनके केमिकल नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार देखो बोर्ड पे, इसका एक दूसरा नाम और है जो आम भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लेक्ट लाइम, ठीक है, चूना पत्थर। और इसको नॉर्मल भाषा में ये दोनों वर्ड भी तुम्हें लिखने, अभी मैं बताता हूं इनका क्या मतलब है।
तुम सोच रहे होंगे मैं इतना सजा के इसे क्यों लिख रहा हूं, ये रिएक्शन ही इतनी इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो कि इस चैप्टर से ये रिएक्शन कुछ हटकर है, कई बार पूछी गई है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाथ के हाथ पहले मैं इसे बैलेंस्ड भी कर देता हूं अगर हो रही है तो, ठीक है, नहीं यही बैलेंस्ड फॉर्म है, पहले से ये बैलेंस्ड है, तो अगर बैलेंस्ड नहीं है तो करके देख लेते हैं इसे। वैसे ये बैलेंस्ड है क्योंकि अगर नहीं होती तो मैंने कर रखी होती, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ चीजें बताता हूं इसके अंदर, देखो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम, क्विकलाइम जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, जब उस पाउडर को जैसे कट्टे होते हैं ना, कट्टों के अंदर भर के आता है ये, तो जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो पानी में मिलाने पर चूने का पानी तैयार हो जाता है, जैसे सफेदी होती है ना वैसे चूने का पानी तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। और एक चीज और रिलीज होती है हीट, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, हीट, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना मैंने पहले ही बता दिया है। जब मुझे बताओ सफेदी करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसका या इसका, क्या चूने का पाउडर लपेट दोगे, नहीं चूने का पाउडर नहीं लपेटा जाता, ठीक है, चूने का पानी लगाया जाता है। भाई घोली तो लगाओगे, पाउडर के ऐसे चिपकाते रहोगे हाथ से, नहीं, हम चूने का पानी लपेटते हैं दीवारों के ऊपर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट वॉश समझते हो ना, सफेदी करना, उस सब्सटेंस का नाम बताइए या उस केमिकल सब्सटेंस का नाम बताइए जो व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो बेशक हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किससे तैयार हुआ है, इससे, तो तुम्हें इसका नाम बताना है, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनो, फिर से क्वेश्चन आता है उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, उस सब्सटेंस की पानी में रिएक्शन करने के बाद बनने वाले सब्सटेंस का नाम बताइए। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस सब्सटेंस को पानी में घोलने के बाद बनने वाली कंपाउंड का नाम बताइए। तो बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम बताइए, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कई बार आ चुका है 3 मार्क्स में, मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए, 3। व्हाइट वॉशिंग सब्सटेंस का नाम बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। उस सब्सटेंस को पानी में रिएक्ट करने के बाद बनने वाले सब्सटेंस का नाम बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पूरी रिएक्शन को बताइए क्या कहते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते क्यों है वो भी बताइए, है ना। तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे सिर्फ इस एक रिएक्शन से, ठीक है। तो सेकंड के अंदर तुम्हें ये एग्जांपल लिखना है और उसके बाद इस रिएक्शन के बाद नीचे एक लाइन लिख लेना, पहले बिल्कुल इसी फॉर्म में लिख लो इस रिएक्शन को, अब एक लाइन लिखो कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये वाला सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश मतलब सफेदी वगैरह के कामों में, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश द वॉल्स, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश द वॉल्स, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश द वॉल्स इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मतलब घुली हुई फॉर्म में। अब तीसरा एग्जांपल लिखना है एक्सोथर्मिक का, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैंने ए एग्जांपल लिखवाया ना फर्स्ट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कई बार आ चुका है, और अब जो तीसरा लिखवा रहा हूं सी, वो भी कई बार आ चुका है, वही रेस्पिरेशन वाला। तो मैंने बताया था हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद CO2 रिलीज करते रहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में एक कंपोनेंट और बनता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, लेकिन हम उसे रिलीज नहीं करते। एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब कर, भाई एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे,
एनर्जी तो बॉडी की एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है, हाँ, लेकिन रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक जरूर बन जाता है उस एनर्जी की वजह से। तो सी पॉइंट लिखना है अब तुम्हें, तो सी पॉइंट में लिखो रेस्पिरेशन, सी में लिखना है रेस्पिरेशन। अब मैं तुम्हें रिएक्शन लिखवा रहा हूं। तो देखो सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली, बॉडी के अंदर ट्रांसफर करी, CO2 रिलीज करी, बॉडी के बाहर ट्रांसफर करी। ध्यान से सुनो, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली, बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई, फिर उस ऑक्सीजन से हमने क्या कन्वर्ट कर दी, CO2, और CO2 बॉडी के बाहर कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऑक्सीजन से CO2 बनती तो जरूर है, ऑक्सीजन से CO2 तैयार होती है, लेकिन 2-3 सब्सटेंस और होते हैं। ऑक्सीजन के साथ एक सब्सटेंस और मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जिसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज आता है ना, जो हमें किससे मिलता है, हमारे फूड से, हमारे न्यूट्रिशन से, उसके साथ ये ऑक्सीजन मिलती है जाके। पहले तो बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, ग्लूकोज का सिंबल होता है C6H12O6, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सिंबल। और तुम्हें अब ये हमेशा याद रखना है, हमारी बॉडी जो भी न्यूट्रिशन लेती है, फूड लेती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है, उन सबको ओवरऑल क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के साथ क्या मिलती है, जो हमने बॉडी को एनवायरनमेंट से क्या मिली है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन पहले इसके साथ आकर रिएक्ट करती है, और इसके साथ रिएक्ट करने के बाद, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं क्योंकि रिएक्शन बड़ी है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले बताया था, रेस्पिरेशन तुम्हें चैप्टर 6 में भी मिलेगा लाइफ प्रोसेस में, तो वहां पर तो खैर मैं कंप्लीट बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यहां पर जितना जरूरत है सीखने की, उतना तो यहां पर सीखना ही पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से ली है ना, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के खाने के साथ मिलती है, मतलब ग्लूकोज के साथ मिलती है, तब जाके एक कंपोनेंट निकलता है जिसको हम बोलते हैं CO2। डायरेक्ट नहीं निकलता कि ऑक्सीजन आई CO2 बन गई, नहीं भाई, ऑक्सीजन के साथ कार्बन अगर लगी है तो कार्बन कहीं से मिलना भी तो चाहिए। कार्बन किससे मिलता है, ग्लूकोज से। तुम देख सकते हो ग्लूकोज के अंदर क्या लगा हुआ है, कार्बन। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स लगे हुए, कितने एटम्स लगे हुए, 6। ठीक है, तो एक तो रिलीज होती है CO2, और बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या तैयार होता है, H2O। ठीक है, और तब जाके बॉडी के अंदर क्या रिलीज होती है, एनर्जी। विदाउट फूड यू कैन नॉट एक्सेस एनी एनर्जी। बिना खाने के तो तुम बिल्कुल एनर्जी ले ही नहीं सकते। बिना ग्लूकोज के क्या एनर्जी रिलीज कर पाओगे, नहीं कर सकते। हाँ, इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करके मैं लिख देता हूं खुद से। अगर खुद से बैलेंस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा घर पे, या फिर अभी वीडियो पॉज करके खुद से बैलेंस कर सकते हो। फिलहाल मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर भी 6 आएगा, और यहां पर भी 6 आएगा। पेपर में या टेस्ट में जब भी किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, हमेशा वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं मिली तो मार्क्स कट सकते हैं। तो देखो इस रिएक्शन को बोला जाता है रेस्पिरेशन। देखो बोर्ड पे, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है, और बॉडी को क्या देता है, एनर्जी। This process is called respiration, and due to release of energy, this reaction is also known as exothermic reaction। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसमें भी क्या रिलीज हो गई, एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो ये रिएक्शन लिखनी है, अब मैं बताऊंगा कि इसको एक्सोथर्मिक कहते क्यों है, तो वो बातें तुम्हें नीचे लिखनी है। पहले रिएक्शन लिख दो, अब वो लाइन लिखो। लिखो, ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जब हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, और वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। लिखो,
ड्यूरिंग डाइजेशन लिख सकते हो ना स्पेलिंग। चलो मैं एक बार डाइजेशन की स्पेलिंग लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन, फूड इज ब्रोकन डाउन मतलब हमारा जो खाना होता है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल सब्सटेंस में। मतलब फूड से हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। फूड से हमें क्या मिल जाता है? फैट। फूड से हमें क्या मिल जाता है? प्रोटीन। फूड से क्या मिल जाता है? विटामिन। दैट इज कॉल्ड सिंपल सब्सटेंसेस। फूड इज ब्रोकन डाउन into simpler substances. Food is broken down into simpler substances. Simpler substances. लिख लो carbohydrates to produce glucose. Carbohydrates produce carbohydrates लिख दो बोर्ड पे, कार्बोहाइड्रेट्स लिख लो, ये तो बहुत आसान वर्ड है। कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो तुमने देखा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलने पर CO2 निकालता है, H2O बनाता है और क्या बनाता है? एनर्जी। लिखो कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंबाइंस विद, ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ। एंड ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, एंड ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2 एंड प्रोड्यूस CO2। तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस CO2, कॉमा वाटर, कॉमा वाटर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक। अब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब जो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, उस ऑक्सीजन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है, उस ऑक्सीजन का एक ऑब्जेक्टिव बॉडी को क्या दिलाना होता है? एनर्जी। अगर वो ऑक्सीजन ना मिले तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं होगी, और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं होगी तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है वो हमें नहीं मिलने वाली। और ये रिएक्शन होती कहां पे? सेल की कौन सी ऑर्गेनेल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तुमने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है? वो पावर हाउस। पावर हाउस इसीलिए होता है क्योंकि वो पूरी बॉडी को क्या जनरेट करके देता है? पावर, एनर्जी। अब सोचो सेल का अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही हटा दें, पावर हाउस ही हटा दें, तो पावर तो खत्म, पावर बंद तो बॉडी बंद, बिल्कुल सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी, क्योंकि एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और विदाउट एनर्जी देयर नथिंग इज पॉसिबल। तो कुछ भी काम करना मुश्किल हो सकता है विदाउट एनर्जी। पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हम कई सारे सब्सटेंस को जोड़ देते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, कॉम्बिनेट करते हैं। कॉम्बिनेट का मतलब अलग अलग चीजों को जोड़ना, अलग अलग चीजों को जोड़कर एक बनाना, ठीक है। और डीकंपोज, नाम से ही पता चल रहा है भाई, डीकंपोज कर देना। डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ देना। डीकंपोजिशन अगर रिएक्शन तुम्हें पढ़नी है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है तोड़ देना। एक ही सब्सटेंस को तुमने क्या करा? अलग अलग सब्सटेंसेस में तोड़ दिया। और सिर्फ दो में तोड़ा नहीं, कितने में भी तोड़ सकते हो, 2 में तोड़ो, 3 में तोड़ो, जो भी डिपेंड करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकंपोजिशन और डीकंपोजिशन का उल्टा
कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हम एक सिंगल सब्सटेंस को अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग पार्ट को एक साथ जोड़ते कॉम्बिनेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एक सिंगल सब्सटेंस है, सपोज तुम्हारे पास है H2O, अगर तुम्हारे पास क्या है H2O है, और तुमने इसको तोड़कर दो गैसों में बदल दिया, बताओ कौन कौन सी दो गैसें निकलती है वाटर में से? भाई दो ही गैसें होती हैं, एक तो निकलेगी H2 हाइड्रोजन गैस, और एक निकलेगी ऑक्सीजन O2, दो गैसें निकलेगी। क्या ये काम करना इतना आसान है? किसी एक कंपाउंड को तोड़ना आसान है? केमिकली तो तोड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसे भी तोड़ने के लिए हमें दुनिया भर की क्या चाहिए होती है? एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तुम डीकम्पोजिशन रिएक्शन तभी कर सकते हो जब तुमने उस सब्सटेंस के अंदर क्या सप्लाई करी है? एनर्जी। अब एनर्जी अलग अलग तरीके से सप्लाई की जा सकती है, या तो तुम उस सब्सटेंस के अंदर क्या सप्लाई करो? हीट। हीट भी किसकी फॉर्म है? एनर्जी की। या फिर तुम उसके अंदर क्या सप्लाई करो? सनलाइट। मुझे बताओ, सूरज से जो रोशनी मिलती है वो भी तो एक एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी है, लेकिन वो भी क्या है? एक एनर्जी, मतलब कि सनलाइट। या फिर तुम उसके अंदर क्या सप्लाई करो? इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, लेकिन है तो वो भी एक एनर्जी। हर वो चीज जिसके अंदर कुछ पावर होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का मतलब ही यही होता है पावर। तो या तो तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो, या फिर तुम सनलाइट सप्लाई कर सकते हो, या फिर तुम उसके अंदर क्या सप्लाई कर सकते हो? हीट। किसी भी फॉर्म में तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी, तभी तुम एक सिंगल सब्सटेंस को कई सारे सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो, वरना तोड़ने का काम तुम बिना एनर्जी के कर ही नहीं पाओगे। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर ये मार्कर है प्लास्टिक का, इसको भी तोड़ना चाहते हो, डिकम्पोज करना चाहते हो, हालांकि इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समझो जरा इस चीज को। अगर इस मार्कर को बीच में से तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, ताकत लगानी पड़ेगी। यही चीज है, कभी भी कोई सा भी डीकम्पोजिशन बिना एनर्जी के होता ही नहीं है। अब तुम तीन तरह से एनर्जी सप्लाई करोगे, या तो उसके अंदर हीट सप्लाई करोगे, सनलाइट सप्लाई करोगे, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे। ठीक है, तो तीन तरह के डीकम्पोजिशन होते हैं, ध्यान से सुनो। अगर तुमने हीट की हेल्प ली है तो अलग डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर तुमने सनलाइट की हेल्प ली है तो तुम्हारा डीकम्पोजिशन अलग है, और अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली है अलग करने के लिए तो तुम्हारा डीकम्पोजिशन अलग है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डालो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबरिंग डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये तीसरे नंबर की रिएक्शन है ना। सबसे पहले नंबर की रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन, नंबर 2 था एक्सोथर्मिक, और नंबर 3 आ गया तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, मैंने भी डाल दिया। अब पहले तुम्हें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, तो ध्यान से सुनो, तुम्हें लिखने से पहले ही याद हो जाएगी, लिखने से पहले गारंटी इस बात की, अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो। ध्यान से सुनो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस कई सारे सब्सटेंस में टूट जाता है। एक सिंगल कंपाउंड अलग अलग सब्सटेंस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटना मतलब डीकम्पोज होना। लिखो, बहुत आसान रिएक्शन है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड a reaction in which a single compound a reaction in which a single compound breaks down, बोर्ड पे लिखा हुआ है, breaks down का मतलब होता है टूटना, breaks down, a reaction in which a single compound breaks down into देखो बोर्ड पे, into 2 और more, ये है breaks down। बोर्ड पे देखो, breaks down into 2 और more,
कभी तुम सोचो मैंने एक ही बार टू बोला है, 2 बार टू बोला है, एक बार टीओ वाला और एक बार टीडब्ल्यूओ वाला, ठीक है। ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर, समझ रहे हो ना, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस मतलब जब एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। मान लो मैं तुम्हारे बीच में से टुकड़े कर दूं कई सारे, तो तुम भी क्या हो चुके हो? डीकंपोज हो चुके हो। तुम एक सिंगल बनते थे लेकिन तुम्हारे टुकड़े हो गए अब, है ना? तो समझ रहे हो ना, वही चीज है बस। ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड decomposition reaction, are called decomposition reaction। अब मुझे बताओ, किसी भी सिंगल सब्सटेंस को यूं ही तोड़ सकते हैं या कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। बिना ताकत के, बिना एनर्जी के तुम किसी भी चीज को नहीं तोड़ सकते। वो बात अलग है, किसी में कम एनर्जी लगानी पड़ती है तो किसी में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास एक चौक का टुकड़ा है, स्कूल में होती है ना भाई चौक, लंबी लंबी व्हाइट कलर की। उस चौक को भी तोड़ा हमने, बीच में से क्या करा? डीकंपोज करा। एनर्जी जरूर लगानी पड़ी है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो ताकत ही नहीं लगानी पड़ी सर। नहीं, मैं मानता हूं कि ताकत बहुत कम लगानी पड़ी इसलिए पता नहीं चला, लेकिन लगाई तो जरूर है। बिना ताकत के तो तुमने काम करा ही नहीं है। ताकत के बिना तुम तोड़ ही नहीं सकते। चाहे किसी में कम लगानी पड़ती है तो किसी में ज्यादा लगानी पड़ती है। अब उसी चौक के टुकड़े की जगह लोहे का टुकड़ा होता तो, है कि नहीं? लोहे के टुकड़े को डीकंपोज करना है तो नहीं तोड़ पाओगे, है ना? ध्यान रखना, ये जो मैं अलग से एग्जांपल देता हूं इनका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कभी तुम सोचो इनमें कोई रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, मैं मानता हूं रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन उन एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो जाता है। ये जो मैं एडिशनल एग्जांपल देता हूं जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनसे क्लियर तो हो जाता है तुम्हें बहुत कुछ, वरना तुम्हें कुछ भी ना है। अब बताओ, एनर्जी तुम कितनी फॉर्म में सप्लाई कर सकते हो? या तो तुम उस सब्सटेंस के अंदर क्या सप्लाई कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी। हाई वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर है कि पानी के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस को अलग कर सकती है। सनलाइट, सनलाइट के अंदर भी बहुत पावर होती है। हीट, हीट में तो सारी पावर होती है भाई, ये तो अच्छे अच्छे को अलग कर दे। आग, समझ रहे हो ना? अब देखो, ध्यान से समझना, 3 तरह के डीकंपोजिशन होते हैं। एक तो तब जब तुम किससे कर रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट की मदद ले रहे हो। एक डीकंपोजिशन तब होता है जब तुम सनलाइट की मदद ले रहे हो, और एक डीकंपोजिशन तब होता है जब तुम किसकी मदद ले रहे हो? हीट की। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने किसी रिएक्शन में हीट सप्लाई करी है तो ऐसा डीकंपोजिशन कहलाता है थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सा डीकंपोजिशन कहलाएगा? थर्मल। थर्मल का मतलब तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया था, थर्मल का मतलब यही होता है हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें तुमने किसकी हेल्प ली थी? हीट की, ऐसा डीकंपोजिशन कहलाएगा थर्मल डीकंपोजिशन। और अगर ऐसी डीकंपोजिशन जिसमें तुमने सनलाइट की हेल्प ली है, वो कहलाएगा तुम्हारा फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। कौन सा डीकंपोजिशन कहलाएगा बताओ, जोर से बोलो। फोटोलाइटिक, बोलो, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली है, किसी सब्सटेंस को अलग करने के लिए तुमने किसकी हेल्प ली है? इलेक्ट्रिसिटी की, तो ऐसा डीकंपोजिशन, देखो नीचे स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऐसा डीकंपोजिशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो 3 तरह के डीकंपोजिशन पढ़ने, हीट की मदद से, सनलाइट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अगर तुम हीट की हेल्प लेते हो तो दैट प्रोसेस थर्मल डीकंपोजिशन। अगर तुम सनलाइट की हेल्प लेते हो तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट की मदद लेते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। समझ रहे हो ना? लिखो नोट के अंदर। तो पेपर में आ चुका है, राइट डाउन 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स के बारे में बताइए, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हीट, थर्मल, सनलाइट,
फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक। समझ रहे हो ना, ये तीन तरह की होती है। अभी मैं तीनों की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, तीनों की रिएक्शन लिखवा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस इतना समझो कि समझ में आ गया है या नहीं। अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट की मदद लेते हो, सनलाइट की मदद लेते हो और हीट की मदद लेते हो, तो तीनों की मदद की वजह से वो डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की बनती है? तीन टाइप्स की। पहले तो नोट लिखो कि तीन तरह का डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, तो नोट में लिखो decomposition reactions take place only when decomposition reaction takes place only when decomposition reaction takes place only when the energy only when the energy in the form of, बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्म, इन दी फॉर्म ऑफ, बताओ किस किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हो? हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें खुद सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट भी तुम्हें खुद सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन सनलाइट, सनलाइट के लिए कुछ नहीं करना, बस सूरज की रोशनी में उस सब्सटेंस को रख दो, सूरज की रोशनी में उस सब्सटेंस को रख दो, वो अपने आप ही हो जाता है। Decomposition reaction take place only when the energy in the form of heat, sunlight, देखो सनलाइट बोलो या लाइट बोलो एक ही बात है ना, इन दी फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। बताओ सबसे पहले कौन सी वाली पढ़ोगे डीकंपोजिशन, थर्मल, फोटोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक? भाई थर्मल ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो कितने तरह के डीकंपोजिशन होते हैं? तीन तरह के, तीन तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। अब हमें एक एक करके तीनों पढ़ने हैं नोट के अंदर। देखो नोट में तुमने एक पॉइंट लिखा है ना सामने, अब नोट के अंदर ही चलने दो, स्मॉल ए करके एक पॉइंट और लिखो। ए पॉइंट में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा थर्मल। बताओ थर्मल रिएक्शन कब होती है? जब तुमने हीट सप्लाई करी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है या सनलाइट सप्लाई करी है, जल्दी बोलो। हीट सप्लाई करी तो थर्मल होगा, या सनलाइट सप्लाई करी तो थर्मल होगा, या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा तो थर्मल होगा। अब ये भी बताया था थर्मल का मतलब होता है हीट। जब तुमने क्या सप्लाई करी है? हीट। लिखो ए पॉइंट के अंदर, डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, decomposition reaction with absorption of heat। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इस लाइन के अंदर? हीट। तुमने डीकंपोजिशन किसकी हेल्प से करा है? हीट की हेल्प से। डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ, विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग बोर्ड पर लिखी भी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हीट की हेल्प लेना, हीट को एब्जॉर्ब करवाना। विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। लिख लोगे ना स्पेलिंग थर्मल की, THERMAL, थर्मल। आर कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, are called thermal decomposition, thermal decomposition reaction, thermal decomposition reaction।
अब रिएक्शन लिख लेना, है ना। कौन सी लिखवाऊंगा? थर्मल वाली लिखवाऊंगा भाई, है ना। देखो बोर्ड पे ध्यान से समझना, जो रिएक्शन में लिखवाने वाला हूं एग्जाम में कई बार आ चुकी है, पेपर में कई बार। तुम्हारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला जाता है इसको? बोर्ड पे देखो, इसको बोला जाता है कैल्शियम। Ca का मतलब हो गया कैल्शियम। जब भी कोई किसी भी रिएक्शन में नया कंपाउंड आया करे तो उसका नाम जरूर लिख लिया करो, और उस रिएक्शन को घर पर जाकर एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि वो रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए और समझ में आ जाए। कम से कम इतना काम तो तुम्हें करना ही है कि उस कंपाउंड को 2-3 बार याद करने की कोशिश करो। जैसे कि तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो लिखो जरूर किसके नीचे ये है, क्या क्या लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। जितना ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हें याद रहेगा। अभी तो तुम्हें लिखना ही चाहिए। इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक दूसरा नाम और लिख लो इसका, जो सिंपल नेम है इंग्लिश का, लाइमस्टोन भी बोला जाता है इसको, चूने का पत्थर। क्या बोला जाता है? चूने का पत्थर। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, दीवारों पर पहले क्या होता था, व्हाइट वॉश किया जाता था। अब तो खैर डिस्टेंबर वगैरह लगाया जाता है ना, डिस्टेंबर हो गया, एशियन पेंट हो गया, नैरोलेक हो गया, और भी बहुत सारे पेंट है। अब सफेदी कौन करवाता है, लेकिन पहले सफेदी हुआ करती थी। तो ये जो चूने का पत्थर होता है, इस चूने के पत्थर से चूने का पाउडर बनाया जाता था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर, और बच्चे उस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, बोल देते हैं ये क्या चीज है। ऐसा मत करना। ये तुम्हारा क्या है, लाइमस्टोन। लाइम का मतलब होता है चूना, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ये चूने का पत्थर होता है। अब मुझे बताओ, पत्थर को तो दीवार पे लगाएंगे नहीं, दीवार पे तो पाउडर लगाया जाता है, और पाउडर को भी पाउडर की फॉर्म में नहीं लगाया जाता, पानी में घोला जाता है ना। मान लो बोरी भर के सफेदी आई वो पाउडर वाली, पहले तुम उस पाउडर को क्या करते हो, पानी में घोलते हो, करते हो ना वो पाउडर इसी से ही बनता है। इस पत्थर के अंदर क्या लगाई जाती है, बहुत बड़े लेवल पर आग लगाई जाती है, हीट। अब तुम सोचोगे पत्थर को फूकना, लकड़ी जलानी आती है, जल जाएगी। प्लास्टिक जलानी आती है, जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर को जलाना बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर किया जाने वाला प्रोसेस है, क्योंकि पत्थर को इतनी आसानी से फूका नहीं जाता है। और चूने का पत्थर तो बड़ा जबरदस्त होता है, संगमरमर सुना है, वही चीज है ये। संगमरमर का पत्थर इतनी आसानी से नहीं जलता है, बहुत बड़े लेवल पर आग लगाई जाती है। मतलब उसके अंदर क्या सप्लाई की जाती है, हीट। और जैसी तुम हीट सप्लाई करते हो, ध्यान से सुनो, जैसे तुमने क्या सप्लाई करी, उसके अंदर हीट, हीट सप्लाई करते ही एक सब्सटेंस तुम्हें मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ा जाता है इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। ये मिलता है तुम्हें पाउडर की फॉर्म में। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये किस फॉर्म में मिलता है तुम्हें, पाउडर की फॉर्म में। बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वॉश के लिए। पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और पाउडर को भी नहीं लगाते, पाउडर को पहले किस में मिलाते हैं, पानी में। पानी में मिलाने के बाद एक घोल तैयार हो जाता है, फिर उस घोल को लगाया जाता है ब्रश से, समझ रहे हो ना। हाँ, इसका भी एक दूसरा नाम होता है, ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नेम, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसका एक सिंपल नेम और होता है इंग्लिश के हिसाब से, इसको बोला जाता है भाई क्विक लाइम। क्विक लाइम ये चूने का पाउडर होता है, कट्टे में भरकर आता है ये चूने का पाउडर, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे देखो, जैसे तुमने इस पत्थर में, चूने के पत्थर में आग लगाई, तो आग लगाते के साथ ही एक सब्सटेंस क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। एक गैस निकलती है, और वो कौन सी गैस है तुम्हारी, CO2। क्या तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आई? कोई बात नहीं, दोबारा से समझना और देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। नोट करने का पूरा समय मिल जाएगा, नोट करने की टेंशन मत लिया करो। अगर छूट जाया करे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को बैक कर लिया करो, कुछ भी कर सकते हो, इसलिए नोट करने की टेंशन नहीं लेनी है। देखो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, चूने का पत्थर था, पत्थर समझते जैसे सीमेंट का पत्थर होता है, इतना बड़ा था। इतनी आसानी से पाउडर नहीं बनता, उसको जला जलाकर, उसको आग में दहन करके उससे क्या तैयार किया जाता है, चूने का पाउडर बनाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है, क्विकलाइम बोला जाता है। ये पाउडर की फॉर्म में होता है और एक चीज और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, तुमने एक सिंगल सब्सटेंस को कितने सब्सटेंस में तोड़ दिया, 2 सब्सटेंस में। तुमने एक सिंगल सब्सटेंस को 2 सब्सटेंस में तोड़ दिया। डिकम्पोजिशन है या नहीं है, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना, तुमने डिकम्पोजिशन करनी है, लेकिन कौन सा वाला, तुमने इस डिकम्पोजिशन में किसकी हेल्प ली है, हीट की। इसीलिए ये डिकम्पोजिशन कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन कौन सा है हमारा, थर्मल। अब इस इक्वेशन में चेक कर लेना क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। जब भी पेपर में, टेस्ट में किसी भी रिएक्शन का तुम एग्जांपल दो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पेपर में, टेस्ट में किसी भी रिएक्शन का अगर एग्जांपल दोगे तो वो रिएक्शन जरूर बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं हुई, रिएक्शन सही है लेकिन तुमने बैलेंस नहीं किया, वो रिएक्शन काट दी जाएगी पूरी की पूरी। इसलिए रिएक्शन दो तो बैलेंस्ड करके दो, वरना मत दो, कोई फायदा ही नहीं देने का। फिलहाल इस रिएक्शन को जरूर चेक कर लेना, लेकिन मैं खुद बता देता हूं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेकिन चेक करो एक बार, बढ़िया रहेगा जितना खुद से चेक करोगे। फिलहाल मैंने खुद बता दिया है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इस रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। बोर्ड पे देखो, इनके नीचे जो मैंने नाम लिखे हैं ना ब्रैकेट में, ये नाम जरूर लिखने। कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान से सुनो, कई बार पेपर में आ चुका है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्विकलाइम, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार पूछा जा चुका है इसको क्या बोलते हैं, तो तुम्हें बताना है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन। अब इस पूरी रिएक्शन को कॉपी कर लो, और ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनो, टेंशन मत लिया करो, वैसे भी तुम लोग लेते नहीं हो मुझे मालूम है। सिर्फ देखने का काम है, सुनने का काम है। लिखने में ज्यादा मत सोचे करो कि मेरा छूट गया, मेरा रह गया, वो हो गया, ये हो गया। खुलकर तसल्ली से बैठो और देखो और सुनो, बस इससे बढ़िया क्या है। टीवी चल रहा है, टीवी पर 1 घंटा पिक्चर देखते हो, कुछ मिलता है नहीं। 1 घंटा इसे देखोगे, पैसे वसूल होंगे। 1 घंटा इसे देखोगे, 2 घंटा इसे देखोगे, पैसे वसूल होंगे और जिंदगी बनेगी। तो क्या देखना पसंद करोगे, पिक्चर या ये पिक्चर? ये पिक्चर देखोगे तो लाइफ बनेगी। बताओ कितनी बड़ी बात है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओगे, हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, इस रिएक्शन को थर्मल क्यों बोला गया है? क्योंकि इस रिएक्शन को करने के लिए तुमने किसकी हेल्प ली भाई, हीट की, अग्नि देवता की हेल्प ली तुमने। अगली डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। मुझे बताओ, ए लिखाई है ना अभी तक मैंने, थर्मल। अब तुम्हें उसी नोट के अंदर ए पॉइंट के बाद लिखना है बी पॉइंट, लिखो बी पॉइंट। अगली कौन सी पढ़ोगे भाई? अगली हम पढ़ेंगे जिसमें किसकी हेल्प ली जाती है, सनलाइट की। सूरज की रोशनी की हेल्प तुम्हें लेनी है, बिना सूरज देवता के अब काम नहीं चलेगा। पहले तुमने अग्नि देवता की हेल्प ली, अब तुम किसकी हेल्प लोगे भाई, सूरज देवता की। देख लो साइंस के अंदर भी भगवान है, कौन कहता है साइंस भगवान को नहीं मानता? हम तो कहते हैं मानते हैं, साइंस को भी मानना पड़ेगा। पहले लिखो बी पॉइंट में, डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग या तो बोर्ड पर से देख लेना, या तुमने पिछली रिएक्शन में लिखी है वहां से देख लेना। फिलहाल मैंने बोर्ड पे लिख दी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। मतलब इसमें तुम्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सनलाइट की। ले लो फिर, क्या जा रहा है भाई, हमारी जेब से थोड़ी ना जा रही है सनलाइट, जितनी मर्जी हेल्प लो, मेरा क्या जा रहा। डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट आर कोल्ड। देखो इसके 3 नाम होते हैं, अभी बताऊंगा। आर कोल्ड, एक तो वही है जो पहले बताया था, आर कोल्ड फोटो लाइटिक, ठीक है, कॉमा, या फिर ये लिखो फोटोलाइटिक और फोटोलिसिस, और लिखो एक और नाम है, फोटोलाइटिक रिएक्शन भी बोला जाता है,
फोटोलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, एक को लिखो, और फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीनों नाम लिखने। ये मत कह देना कि सर आपने तो फोटोलाइटिक बताया था, पेपर में फोटोलाइसिस आ गया, हम तो छोड़ ही आए। आपने फोटोलाइसिस बताया था, पेपर में फोटो डीकंपोजिशन आ गया, हम तो छोड़ ही आए। ये काम मत करना। तीनों रिएक्शन का मतलब एक ही है। इसमें भी सनलाइट की हेल्प, इसमें भी सनलाइट की हेल्प, और इसमें भी नाम अलग अलग हैं। इस रिएक्शन को तीन नामों से जाना जाता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ रहे हो ना? तो तीनों नाम नोट कर लो। मैंने क्या लिखवाया है? डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड फोटोलाइटिक, फोटोलिसिस, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा। अब तुम्हें क्या लिखना है? एक एग्जाम्पल, बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है, तुम्हारी एनसीईआरटी का ये। तुम्हारे पास AgCl था। अब पता तो होगा नहीं तुम्हें ये क्या चीज है, कोई बात नहीं। देखो, Ag का मतलब होता है सिल्वर, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। मैंने पहले ही बताया है, जब भी किसी भी रिएक्शन में कोई नया नाम आए, कोई नया कंपाउंड आए, उस कंपाउंड को उसके नीचे जरूर लिखो कि उसको क्या बोलते हैं। उससे क्या होगा, तुम्हें नॉलेज हो जाएगी कि उसको क्या बोला जाता है। दूसरी चीज, उस एक कंपाउंड की या उस रिएक्शन की घर पर जाकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि वो कंपाउंड तुम्हें हाथों हाथ क्या हो जाए, याद हो जाए। और टेस्ट का इंतजार मत किया करो, उसको घर पे जाते के साथ ही पढ़ लिया करो तुरंत। ठीक है, अच्छा जी, तुम्हारे पास सिल्वर क्लोराइड का एक कंपाउंड है, और तुमने इस कंपाउंड को निकालकर धूप में रख दिया। मतलब किस में रख दिया? सनलाइट में रख दिया। भाई एनर्जी है, तुमने सनलाइट में उस कंपाउंड को रख दिया। तुम कुछ देर बाद ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गई। उसके अंदर से देखो व्हाट पे, Ag मतलब सिल्वर, और Cl2 मतलब क्लोरीन। ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग हो गए या नहीं हुए? देखो व्हाट पे, पहले एक सिंगल कंपाउंड था, सनलाइट में रखने के बाद कितने सब्सटेंस तैयार हो गए? दो सब्सटेंस। क्या डीकंपोजिशन हुआ या नहीं हुआ? भाई डीकंपोजिशन तो हुआ, लेकिन कौन सा वाला? थर्मल? नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस? नहीं। फोटोलिसिस, फोटो डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक। क्यों? क्योंकि तुमने किसकी हेल्प ली? तुमने हेल्प ली सनलाइट की। सनलाइट की हेल्प लेकर तुमने सिल्वर को और क्लोरीन को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हाँ, इस रिएक्शन को बैलेंस करो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर तुम वाकई में चेक करना चाहते हो खुद को कि तुम्हें बैलेंस आया है या नहीं आया है, तो इस रिएक्शन को खुद से बैलेंस करके देखो। वीडियो को पोस्ट कर दो ईमानदारी से, ताकि देखो वीडियो पोस्ट करने के बाद दोबारा प्ले कर लेना, फिर तुम्हें उसके आगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ बोर्ड पर। सॉल्यूशन करने से पहले पहले खुद करके देख लो इसको बैलेंस, है ना? वीडियो पोस्ट कर देना, मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 चल रहा है। तो चैप्टर 1 के अंदर तो मैं तुम्हें हर एक रिएक्शन में बताऊंगा बैलेंस कर करके। ठीक है, चाहे तुम्हें अभी तक आया हो या ना आया हो, ये सभी के लिए। जिनको आ गया है बैलेंस करना अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं। देखो बोर्ड पे देखो, Ag सिल्वर, सिल्वर के कितने एटम है नीचे? जब नीचे कुछ नहीं दिख रहा होता है तो एक एटम होता है। सिल्वर के कितने एटम है? एक। अब उधर देखते हैं, सिल्वर के नीचे इधर भी कितने एटम है? एक। बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर का यहां पर भी एक, और सिल्वर का यहां पर भी एक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर, यहां पर क्लोरीन के कितने एटम है? कुछ नहीं दिख रहा ना, 1। जब कुछ नहीं दिख रहा तो एक ही एटम माना जाएगा क्लोरीन का। अब उधर देखते हैं, यहां पर क्लोरीन के आगे कितने दिख रहे हैं? 2। ये दिक्कत हो गई।
यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम है? 2। और यहाँ पर क्लोरीन का कितना? एक ही एटम है ना। यहाँ पर भी 2 बनाना है। क्या मैं यहाँ पर 2 लगा सकता हूं? नहीं। जब भी तुम्हें कुछ भी अटैच करना है तो नीचे कुछ नहीं लगता है, कहां पर लगता है? सामने। तुमने क्या करा? यहाँ पर 2 लगा दिया। देखो बोर्ड पे। जब समझ रहे हो तो पहले तसल्ली से बोर्ड पर देखकर समझ ही लो, ठीक है। तुमने जैसे ही 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन इस 2 की वजह से ये सिल्वर भी 2 हो गया। मैंने बताया था ये बात।